नमस्ते और स्वागत है आपका कोर ऑफ बुक्स में। आज हम बात करेंगे बेंट फ्लाइविबजर्ग और डैन गार्डनर की किताब हाउ बिग थिंग्स गेट डन के बारे में। इस किताब में बड़े प्रोजेक्ट्स की दुनिया को समझने के लिए जरूरी सारी बातें दी गई हैं, चाहे वो सही नेतृत्व हो, छिपी हुई लागतें या असफलताओं से सीखने की कला। इस किताब में हर उस चीज पर चर्चा की गई है जो एक बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जरूरी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बड़े प्रोजेक्ट्स सच में किए जाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द आयरन लॉ। कितनी बार आपने सुना है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ या उसका बजट कई गुना बढ़ गया। इसी पेनफुल रियलिटी को बेंट फ्लाइविबजर्ग और डैन गार्डनर अपनी किताब हाउ बिग थिंग्स गेट डन के पहले चैप्टर द आयरन लॉ में साफ साफ एक्सप्लेन करते हैं। लेखक बताते हैं कि दुनिया के 90% से ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट्स, हाईवेज या इवन लार्ज एटी सिस्टम्स हमेशा टाइम और बजट से बाहर चले जाते हैं। और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि एक रूल बन चुका है। द आयरन लॉ ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स, ओवर बजट, ओवर टाइम, ओवर एंड ओवर अगेन। उदाहरण के लिए सिडनी ओपेरा हाउस ओरिजिनल बजट सिर्फ $7 मिलियन, लेकिन फाइनल खर्च $102 मिलियन और 10 साल की डिले। बर्लिन एयरपोर्ट को ओपन होना था 2011 में, वो फाइनली ओपन हुआ 2020 में। बजट भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। अब सवाल है, क्या ये बैड लक है? नहीं, लेखक कहते हैं कि असली रीजन है हमारी सोच और प्लानिंग का फ्लॉड होना। हम सोचते हैं कि हमारा प्लान बेटर होगा, सब कुछ स्मूथ चलेगा और हम फास्ट काम करेंगे, लेकिन ये सारी असम्पशंस गलत साबित होती है। वी डिल्यूड आवरसेल्व्स इनटू थिंकिंग वी आर बेटर, फास्टर, स्मार्टर देन वी रियली आर। हम प्रॉपर डेटा नहीं यूज करते, ना ही पुराने फेल्ड प्रोजेक्ट से सीखते हैं, और इसी वजह से हम हर बार वही मिस्टेक्स दोहराते हैं। इसलिए द आयरन लॉ हमें एक जरूरी लेसन देता है। अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हो तो सिर्फ होप या गट फीलिंग से नहीं, बल्कि हार्ड डेटा और रियलिस्टिक प्लानिंग से काम शुरू करना चाहिए। द प्रॉब्लम इजंट दैट बिग थिंग्स कांट गेट डन, इट्स दैट वी कीप डूइंग देम रॉन्ग। चैप्टर 2, व्हाई वी गेट इट सो रॉन्ग। किताब हाउ बिग थिंग्स गेट डन के दूसरे चैप्टर व्हाई वी गेट इट सो रॉन्ग में लेखक इस सवाल का जवाब देते हैं कि जब हमें पता है बड़े प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं, फिर भी हम बार बार वही गलती क्यों करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी हमारी खुद की सोच। हम प्लानिंग करते समय अक्सर ऑप्टिमिज्म बायस और प्लानिंग फैलेसी के शिकार हो जाते हैं। वी अंडर एस्टिमेट कॉस्ट्स, ओवर एस्टिमेट बेनिफिट्स एंड कन्विंस आवरसेल्व्स दैट दिस टाइम विल बी डिफरेंट। जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है तो एक्साइटमेंट हाई होती है। हमें लगता है कि यह प्रोजेक्ट बाकी सबसे अलग होगा, फास्टर, बेटर, चीपर, लेकिन हम रियल चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटीज को इग्नोर कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लेखक ने कई साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्च का हवाला दिया है जहां यह साबित हुआ है कि इंसान आमतौर पर फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को लाइटली लेता है। हम सोचते हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन रियलिटी में हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। वी आर वायर्ड टू प्लान बैडली एंड देन एक्ट एज इफ द प्लान विल गो परफेक्टली। उदाहरण के लिए, जब कोई स्टार्टअप शुरू करता है तो वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज पर फोकस करता है। ये आइडिया तो बहुत चलेगा, इन्वेस्टर्स खुद आ जाएंगे, टीम बेस्ट परफॉर्म करेगी, लेकिन रेयरली कोई सोचता है कि अगर क्लाइंट ना मिले तो क्या होगा, या टीम अर्ली बर्नआउट हो गई तो फॉल बैक क्या होगा। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए हमें अपनी साइकोलॉजी को समझना होगा। जब तक हम अपने माइंड के अंदर चल रही गलत कैलकुलेशंस को नहीं समझेंगे, हम बेटर प्लानिंग कर ही नहीं सकते। इसलिए यह चैप्टर कहता है, अगर आप चाहते हैं कि कोई बड़ा काम सही तरीके से हो, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर छिपे ऑप्टिमिज्म ट्रैप को पकड़ना पड़ेगा। होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, रियलिज्म इज। चैप्टर 3, थिंक स्लो, एक्ट फास्ट। तीसरे चैप्टर में बेंट फ्लाइविबजर्ग और डैन गार्डनर हमें एक पावरफुल प्रिंसिपल से इंट्रोड्यूस कराते हैं, थिंक स्लो, एक्ट फास्ट। यह सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, क्योंकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि जल्दी डिसीजन लेना स्मार्टनेस की निशानी है,
लेकिन लेखक बताते हैं कि बड़ी चीजें तभी सही होती हैं जब हम प्लानिंग में स्लो और एग्जीक्यूशन में फास्ट होते हैं। द बिगेस्ट मिस्टेक इज टू एक्ट फास्ट एंड थिंक स्लो। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स की फेलियर की शुरुआत वही होती है जब लोग प्लान बनाने में जल्दबाजी करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि जल्दी काम शुरू हो सके। लेकिन ये शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट लॉन्ग टर्म पेन बन जाती है। लेखक ने पिक्सार स्टूडियोज का एग्जाम्पल दिया, जहां मूवीज बनाने से पहले हर सिंगल डिटेल मंथ्स या कभी कभी ईयर्स तक प्लान की जाती है। स्क्रिप्ट्स बार बार रीराइट होती है, कैरेक्टर्स रीडिजाइन होते हैं, लेकिन जब एक्चुअल एनिमेशन शुरू होती है तो सब कुछ सुपर स्मूथ और फास्ट चलता है। क्यों? क्योंकि सोचने का काम पहले डिटेल में हो चुका होता है। सक्सेस कम्स फ्रॉम डूइंग द हार्ड थिंकिंग अप फ्रंट, नॉट फ्रॉम फिक्सिंग प्रॉब्लम्स लेटर। कई स्टार्टअप फाउंडर्स या बिजनेस ओनर्स एक ही गलती करते हैं। प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च करना है, इन्वेस्टर इंप्रेस करना है, इसलिए वो हाफ बेक्ड आइडियाज के साथ एग्जीक्यूशन शुरू कर देते हैं। बाद में वही चीजें प्रॉब्लम्स बन जाती है, डिलेस, रीवर्क और फ्रस्ट्रेशन। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते समय स्लो थिंकिंग यूज करते हैं, यानी लॉजिक, डेटा, फीडबैक और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स लेते हैं, तो एग्जीक्यूशन फेज लाइटनिंग फास्ट हो सकता है। यही रीजन है कि एप्पल, टेस्ला और गूगल जैसी कंपनीज प्रोडक्ट लॉन्च से पहले सालों तक साइलेंटली प्लानिंग करती है। प्लानिंग इज नॉट अ डिले, इट्स द फाउंडेशन ऑफ स्पीड। तो अगर आप कोई भी बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, जैसे नया यूट्यूब सीरीज लॉन्च करना, कोर्स बनाना या बिजनेस स्केल करना, तो पहले स्लो सोचो, डीपली सोचो, डिटेल्स पर ध्यान दो, ताकि जब टाइम आए एक्शन का तो आपको रुकना न पड़े। चैप्टर 4, थिंक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस चैप्टर थिंक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट में बेंट फ्लाइविबजर्ग और डैन गार्डनर हमें एक बहुत ही वैल्यूबल तरीका सिखाते हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स में बैकवर्ड प्लानिंग को लागू करता है। इसका मतलब है कि पहले आपको अपने गोल को डिफाइन करना होगा, फिर उसके बाद यह सोचना होगा कि आप उस गोल तक कैसे पहुंचेंगे, ना कि सिर्फ इसे पाने के लिए कितने स्टेप्स उठाने हैं। स्टार्ट विद द एंड इन माइंड, देन वर्क बैकवर्ड्स। इसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो पहले ये क्लियर करें कि सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है। अगर गोल ये है कि आपके पास एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च हो, तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि सक्सेस के कौन से इंडिकेटर्स होंगे, सेल्स, यूजर फीडबैक या ब्रांड अवेयरनेस। एक बार गोल तय हो जाए, फिर हम लॉजिकली बैकट्रैक कर सकते हैं कि इसे पाने के लिए हमें कौन सी रिसोर्सेज चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज वर्क करेंगी और कितना टाइम चाहिए। इस मेथड को सही तरीके से समझते हुए लेखक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं। अगर शुरुआत से ही गोल क्लियर नहीं है तो हम कभी भी सही पाथ पर नहीं चल सकते। इसके अलावा बैकवर्ड प्लानिंग हमें अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, क्योंकि हम जान पाएंगे कि किस डायरेक्शन में हमें फोकस करना है और किसे छोड़ देना है। विदाउट अ क्लियर गोल यू कैनॉट मेक प्रोग्रेस। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है सिर्फ स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करना, बिना ये सोचे कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। इससे वो अपनी एनर्जीज और रिसोर्सेस ऐसे एरियाज में इन्वेस्ट कर देते हैं जो अल्टीमेटली गोल को अचीव करने में मदद नहीं करते। उदाहरण के लिए, एक टेक स्टार्टअप अगर फर्स्ट वर्जन की ऐप लॉन्च करता है तो वो सिर्फ फीचर डेवलपमेंट पर ध्यान देता है, लेकिन अगर गोल क्लियर नहीं है कि वो ऐप किस स्पेसिफिक यूजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है, तो फीचर्स में एंड अप बीइंग इररेलेवेंट और अनऑप्टिमाइज्ड। क्लैरिटी ऑफ गोल इज द कॉम्पास दैट गाइड्स डिसीजंस। इस चैप्टर से बड़ी सीख ये है कि एंड रिजल्ट से सोचने की आदत डालें और फिर उस रिजल्ट को पाने के लिए सही स्टेप्स डिजाइन करें। योर स्ट्रैटेजी शुड बी गाइडेड बाय द गोल, नॉट बाय व्हाट यू थिंक इज इजी टू डू। चैप्टर 5, द पावर ऑफ स्मॉल विन्स। द पावर ऑफ स्मॉल विन्स में लेखक बेंट फ्लाइविबजर्ग और डैन गार्डनर हमें यह सिखाते हैं कि बड़े गोल्स को अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि हम शुरुआत में ही बड़ा लीप लें, बल्कि हम स्मॉल कंसिस्टेंट विन्स पर ध्यान दें। बिग विन्स कम फ्रॉम स्मॉल विन्स एंड स्मॉल विन्स कम फ्रॉम कंसिस्टेंट एफर्ट। इस चैप्टर में बताया गया है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट कभी भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। यह समय, मेहनत और एक स्टेडी प्रोसेस की मांग करता है। बड़े प्रोजेक्ट्स के दौरान लोग अक्सर ओवरवेल्म हो जाते हैं और महसूस करते हैं कि ये गोल कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर हम छोटे अचीवेबल गोल्स सेट करें तो हम कंसिस्टेंट प्रोग्रेस देख सकते हैं, जो अल्टीमेटली बड़ी सफलता का रास्ता खोलता है। स्मॉल विन्स कीप द मोमेंटम गोइंग।
उदाहरण के लिए, अगर कोई ऑथर एक बुक लिख रहा है तो वो हर दिन 500 शब्द लिखने का गोल सेट कर सकता है, न कि महीने के अंत तक पूरे चैप्टर कंप्लीट करने का प्रेशर डाले। जब आप हर दिन छोटे स्टेप्स उठाते हैं तो आप धीरे धीरे बड़े परिणाम तक पहुंचते हैं। इसके अलावा स्मॉल विन्स हमें फीडबैक देने में मदद करते हैं। जब हम किसी स्मॉल माइलस्टोन तक पहुंचते हैं तो हमें अपनी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स को सही करने का मौका मिलता है। यह प्रोसेस हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देता है। द मोर स्मॉल विन्स यू कलेक्ट, द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम अबाउट अचीविंग बिग विन्स। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स की फेलियर्स की एक बड़ी वजह यह होती है कि हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बजाय इंस्टेंट रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं। लेकिन स्मॉल विन्स हमें इमीडिएट सेंस ऑफ अचीवमेंट देते हैं, जिससे हम ट्रैक पर बने रहते हैं। कई बिग कंपनीज जैसे गूगल और Amazon अपनी स्ट्रैटेजीज को स्मॉल विन्स में बांटकर एक्सिक्यूट करती है। जैसे गूगल का मोटो है लॉन्च अर्ली, आइटरेट ऑफन। ये स्ट्रैटेजी उन्हें लगातार सुधार और ग्रोथ में मदद करती है। एवरी स्मॉल विन इज अ स्टेप क्लोजर टू योर गोल। तो अगर आप किसी बड़े गोल को हासिल करना चाहते हैं तो अपनी अप्रोच को स्मॉल मैनेजेबल विन्स में डिवाइड करें। यह आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर मजबूती से बढ़ाएगा। चैप्टर 6, द मिथ ऑफ द लोन जीनियस। चैप्टर द मिथ ऑफ द लोन जीनियस में बेंट फ्लाइविबजर्ग और डैन गार्डनर हमें यह समझाते हैं कि बहुत बड़े और प्रभावशाली प्रोजेक्ट्स अकेले नहीं किए जा सकते। इसके विपरीत ये एक टीम एफर्ट होता है और कोलैबोरेशन हमेशा सक्सेस का की इंग्रेडिएंट होता है। ग्रेट अचीवमेंट्स आर नेवर द वर्क ऑफ वन पर्सन अलोन। हमारे सोसाइटी में अक्सर एक हीरो फिगर की छवि बन जाती है, जैसे एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स या थॉमस एडिसन, जिनके बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने अकेले ही दुनिया बदल दी। लेकिन किताब में बताया गया है कि असल में इन सभी महान लोगों के पीछे एक मजबूत और टैलेंटेड टीम होती है, जो उनके विचारों को असलियत में बदलने में मदद करती है। बिहाइंड एवरी जीनियस इज अ टीम ऑफ स्किल्ड, डेडिकेटेड पीपल। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि ये मिथ हमें गलत सोचने के लिए प्रेरित करता है कि एक अकेला व्यक्ति सब कुछ अकॉम्प्लिश कर सकता है। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक व्यक्ति अकेले उस कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज नहीं कर सकता। उसे डिफरेंट स्किल्स और पर्सपेक्टिव्स की जरूरत होती है, जो एक टीम प्रोवाइड करती है। उदाहरण के लिए, जब नासा ने अपोलो 11 मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, तो उस मिशन के पीछे हजारों इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स एंड सपोर्ट स्टाफ की टीम काम कर रही थी। यही नहीं, हर एक छोटी सफलता, जैसे फर्स्ट मून लैंडिंग, थाउजेंड्स स्मॉल बिहाइंड द सीन्स एफर्ट्स का रिजल्ट थी। इट्स नॉट अबाउट द लोन जीनियस, इट्स अबाउट द पीपल हु सपोर्ट एंड बिल्ड ऑन दैट जीनियस। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि टीम वर्क का मतलब केवल कई लोग एक साथ काम करना नहीं है, बल्कि यह बात है कि हर व्यक्ति को अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाने का मौका दिया जाए और हर किसी के आइडियाज और कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिस्पेक्ट किया जाए। तो जब आप कोई बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो हमेशा ये याद रखें कि नो वन अचीव्स ग्रेटनेस अलोन। स्ट्रॉन्ग टीम्स, म्यूचुअल सपोर्ट एंड शेयर्ड विजन, ये सभी चीजें आपको सक्सेस के रास्ते पर गाइड करेंगी। कोलैबोरेशन इज द की टू बिग सक्सेस। चैप्टर 7, द रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन बिग प्रोजेक्ट्स। चैप्टर द रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन बिग प्रोजेक्ट्स में बेंट फ्लाइविबजर्ग और डैन गार्डनर बताते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स केवल टेक्निकल स्किल्स और प्लानिंग से नहीं चलते, बल्कि इनमें पॉलिटिकल फोर्सेस का भी बड़ा हाथ होता है। इन लार्ज प्रोजेक्ट्स, पॉलिटिक्स इज द हिडन इंजन दैट ड्राइव्स सक्सेस और फेलियर। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो केवल टेक्निकल फीजिबिलिटी या फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं देखी जाती, बल्कि उसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट्स, उनके गोल्स और उनका पावर डायनामिक्स भी रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो पॉलिटिकल एजेंडाज और प्रायोरिटीज भी इन्फ्लुएंस करती है कि प्रोजेक्ट कैसे और कब पूरा होगा। पॉलिटिक्स डिटर्मिन्स व्हाट गेट्स डन, नॉट जस्ट हाउ इट गेट्स डन। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट एजेंसीज किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती हैं, तो कई बार ये प्रोजेक्ट्स एक पॉलिटिकल टूल बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि डिसीजन मेकर्स केवल प्रोजेक्ट की सक्सेस को नहीं, बल्कि अपनी इमेज, पॉपुलैरिटी और फ्यूचर इलेक्शंस को भी ध्यान में रखते हैं। लेखक ने एक उदाहरण दिया जहां बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स केवल इसलिए स्टार्ट होते हैं क्योंकि किसी पॉलिटिशियन को लगता है कि इससे उनकी रेपुटेशन बेहतर होगी, ना कि इसलिए कि यह प्रोजेक्ट वास्तव में जरूरी है। इससे प्रोजेक्ट की स्कोप,
टाइमलाइन और बजट ऑफन डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। समटाइम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन यू मेक इज नॉट व्हाट टू डू बट व्हाट नॉट टू डू। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि प्रोजेक्ट्स में राजनीतिक इंटरफेरेंस से असली चैलेंजेस पैदा होते हैं। समटाइम्स द फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम एफिशिएंसी एंड क्वालिटी टू पॉलिटिकल एजेंडाज which can delay projects and increase costs. The costliest mistake is to underestimate the power of politics in shaping a project. इस चैप्टर का टेक अवे यह है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें इसके पीछे चल रही पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझना बहुत जरूरी है। सही डिसीजन लेने और इफेक्टिव प्लानिंग करने के लिए पॉलिटिकल रियलिटीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। Success often depends not just on planning, but on navigating the politics of a project. Chapter 8 The Importance of Timing. The Importance of Timing चैप्टर में बेंट फ्लाइवेबजर्ग और डैन गार्डनर हमें यह बताते हैं कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की सफलता में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही समय पर सही निर्णय लेना, सही समय पर सही कदम उठाना और कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है। द राइट टाइमिंग कैन मेक और ब्रेक अ प्रोजेक्ट। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में सफलता सिर्फ शुरुआत के सही समय पर निर्भर नहीं होती, बल्कि पूरे प्रोजेक्ट के दौरान सही समय पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। यदि हम सही समय पर सही कदम नहीं उठाते तो हमारी सारी प्लानिंग और मेहनत बेकार हो सकती है। अ प्रोजेक्ट इज लाइक अ ट्रेन, इट नीड्स द राइट मोमेंट टू स्टार्ट, टू कीप गोइंग एंड टू स्टॉप। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कंपनी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में देरी कर देती है तो वो जल्द ही पुरानी हो सकती है। सही समय पर कदम उठाने से कंपनी को कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है, जिससे वो जल्दी सफल हो सकती है। द बेस्ट टाइम टू एक्ट इज व्हेन द अपॉर्चुनिटी अलाइंस विद योर प्रिपरेशन। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कभी कभी सही समय का निर्णय ही प्रोजेक्ट की सफलता या असफलता तय करता है। यदि कोई कंपनी सही समय पर मार्केट में प्रवेश करती है तो वो एक मजबूत स्थिति बना सकती है। वहीं यदि यही अपॉर्चुनिटी चूक जाती है तो प्रोजेक्ट पूरी तरह से विफल हो सकता है। सक्सेस इज ऑफन अबाउट कैचिंग द राइट वेव एट द राइट मोमेंट। लेखक ये भी बताते हैं कि सही समय पर सही कदम उठाना किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता की कुंजी है। हमें पेशेंस और फोरसाइट दोनों की जरूरत होती है। सही समय का इंतजार करने और फिर उस समय का सही तरीके से फायदा उठाने से हमें सबसे अधिक लाभ मिलता है। द टाइमिंग ऑफ योर एक्शंस इज एज इंपॉर्टेंट एज द एक्शंस देमसेल्व्स। तो जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो सही समय पर निर्णय लेने और सही कदम उठाने की रणनीति बनाएं। यह आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। चैप्टर 9 द हिडन कॉस्ट्स ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स। द हिडन कॉस्ट्स ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स चैप्टर में बेंट फ्लाइवेबजर्ग और डैन गार्डनर हमें यह बताते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर वो हिडन कॉस्ट होती है जिन्हें हम शुरुआत में पहचान नहीं पाते। इन कॉस्ट्स को अंडर एस्टिमेटेड किया जाता है, लेकिन ये समय के साथ बड़ी समस्या बन सकती है। द बिगेस्ट कॉस्ट्स आर ऑफन हिडन एंड आर द वंस दैट इमर्ज ओवर टाइम। लेखक बताते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स के दौरान लोग अक्सर सिर्फ इनिशियल कॉस्ट्स पर ध्यान देते हैं और लॉन्ग टर्म हिडन कॉस्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। ये हिडन कॉस्ट्स ना केवल फाइनेंशियल होती है, बल्कि सोशल, एनवायरमेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट्स से भी जुड़ी हो सकती है। When we overlook the hidden costs, we set ourselves up for failure. इस चैप्टर में यह बताया गया है कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट ओवररन्स और डिलेस इसलिए होते हैं क्योंकि हिडन कॉस्ट्स को सही से फोरकास्ट नहीं किया गया होता। उदाहरण के तौर पर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अगर एनवायरमेंटल इंपैक्ट या लेबर इश्यूज को प्रॉपर्ली प्लान नहीं किया गया तो समय के साथ ये एडिशनल कॉस्ट्स और डिलेस का कारण बन सकते हैं। इग्नोरिंग हिडन कॉस्ट्स इज लाइक बिल्डिंग अ हाउस ऑन एन अनस्टेबल फाउंडेशन। लेखक ने यह भी कहा है कि ये हिडन कॉस्ट्स अक्सर उस समय तक दिखाई नहीं देती जब तक प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल नहीं हो जाता। यही कारण है कि प्रोजेक्ट्स की शुरुआत से ही एक रियलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव बजट और रिस्क एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हिडन कॉस्ट्स का एक और पहलू है ह्यूमन कॉस्ट, जिसमें एम्प्लॉइज का स्ट्रेस, टीम के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स और स्टेक होल्डर्स के बीच कम्युनिकेशन इश्यूज शामिल होते हैं। ये चीजें किसी प्रोजेक्ट के स्मूथ एग्जीक्यूशन को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन हम इन पर उतना ध्यान नहीं देते। ह्यूमन कॉस्ट्स आर ऑफन द वंस दैट ब्रेक द प्रोजेक्ट, नॉट द फाइनेंशियल वंस। इस चैप्टर में सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें बड़े प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट्स पर ही नहीं, बल्कि उन हिडन कॉस्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए
जो समय के साथ सामने आ सकती है। यही एक मजबूत और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। सक्सेस इन बिग प्रोजेक्ट्स comes from seeing the full picture, including the hidden costs. Chapter 9, The Hidden Costs of Big Projects. The Hidden Costs of Big Projects चैप्टर में बेंट फ्लाइविबजर्ग और डैन गार्डनर हमें ये बताते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर वो हिडन कॉस्ट होती है जिन्हें हम शुरुआत में पहचान नहीं पाते। इन कॉस्ट्स को अंडर एस्टिमेटेड किया जाता है, लेकिन ये समय के साथ बड़ी समस्या बन सकती है। द बिगेस्ट कॉस्ट्स आर ऑफन हिडन and are the ones that emerge over time. लेखक बताते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स के दौरान लोग अक्सर सिर्फ इनिशियल कॉस्ट्स पर ध्यान देते हैं और लॉन्ग टर्म हिडन कॉस्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। ये हिडन कॉस्ट्स ना केवल फाइनेंशियल होती हैं, बल्कि सोशल, एनवायरमेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट्स से भी जुड़ी हो सकती है। When we overlook the hidden costs, we set ourselves up for failure. इस चैप्टर में यह बताया गया है कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट ओवररन्स और डिलेस इसलिए होते हैं क्योंकि हिडन कॉस्ट्स को सही से फोरकास्ट नहीं किया गया होता। उदाहरण के तौर पर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अगर एनवायरमेंटल इंपैक्ट या लेबर इश्यूज को प्रॉपर्ली प्लान नहीं किया गया तो समय के साथ ये एडिशनल कॉस्ट्स और डिलेस का कारण बन सकते हैं। इग्नोरिंग हिडन कॉस्ट्स इज लाइक बिल्डिंग अ हाउस ऑन एन अनस्टेबल फाउंडेशन। लेखक ने यह भी कहा है कि ये हिडन कॉस्ट्स अक्सर उस समय तक दिखाई नहीं देती जब तक प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल नहीं हो जाता। यही कारण है कि प्रोजेक्ट्स की शुरुआत से ही एक रियलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव बजट और रिस्क एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हिडन कॉस्ट्स का एक और पहलू है ह्यूमन कॉस्ट, जिसमें एम्प्लॉइज का स्ट्रेस, टीम के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स और स्टेक होल्डर्स के बीच कम्युनिकेशन इश्यूज शामिल होते हैं। ये चीजें किसी प्रोजेक्ट के स्मूथ एग्जीक्यूशन को प्रभावित कर सकती है, लेकिन हम इन पर उतना ध्यान नहीं देते। ह्यूमन कॉस्ट्स आर ऑफन द वंस दैट ब्रेक द प्रोजेक्ट, नॉट द फाइनेंशियल वंस। इस चैप्टर में सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें बड़े प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट्स पर ही नहीं, बल्कि उन हिडन कॉस्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए जो समय के साथ सामने आ सकती है। यही एक मजबूत और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। सक्सेस इन बिग प्रोजेक्ट्स कम्स फ्रॉम सीइंग द फुल पिक्चर, इंक्लूडिंग द हिडन कॉस्ट्स। चैप्टर 11, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स चैप्टर में बेंट फ्लाइविबजर्ग और डैन गार्डनर हमें बताते हैं कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में फेलियर का एक हिस्सा होता है, लेकिन जो लोग इस फेलियर से कुछ सीखते हैं वही लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकते हैं। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। इस चैप्टर में लेखक ये बताते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर चीजें सही दिशा में नहीं जाती, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फेलियर का मतलब पूरी तरह से हारना हो। सही समय पर फेलियर से सीखने और सुधारने की क्षमता ही किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाती है। What distinguishes successful projects from failed ones is how they handle setbacks. बड़े प्रोजेक्ट्स में सेटबैक्स और ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम इनसे कैसे डील करते हैं। अगर हम इन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं तो हम बेहतर तरीके से अपने अप्रोच को बदल सकते हैं और प्रोजेक्ट को सही दिशा में ले जा सकते हैं। लेखक ने कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां प्रोजेक्ट्स ने शुरू में कई डिफिकल्टीज फेस की, लेकिन उन फेलियर से सीखकर उन्हें वापस ट्रैक पर लाया गया। उदाहरण के तौर पर कई बड़ी कंपनीज ने अपनी मिस्टेक से लेसन्स लेकर अपने प्रोजेक्ट्स को सुधारने में कामयाबी पाई। एवरी फेलियर होल्ड्स अ लेसन, बट ओनली इफ वी आर विलिंग टू लर्न फ्रॉम इट। इस चैप्टर की खास बात यह है कि हमें कभी भी फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के रूप में लेना चाहिए और उसे अपनी स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। फेलियर इज नॉट फॉलिंग डाउन, इट्स स्टेइंग डाउन। इसलिए जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में होते हैं तो फेलियर को एक नेचुरल प्रोसेस के रूप में स्वीकार करें और इससे सीखने की कोशिश करें। यह हमें और मजबूत बनाएगा और अगले कदम के लिए बेहतर तैयार करेगा। सक्सेस isn't about avoiding failure, it's about bouncing back from it. Chapter 12, The Future of Big Projects. The Future of Big Projects चैप्टर में बेंट फ्लाइविबजर्ग और डैन गार्डनर हमें बताते हैं कि आने वाले समय में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नई चुनौतियां और अवसर आएंगे। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, बड़े प्रोजेक्ट्स भी इवॉल्विंग होंगे और नई टेक्नोलॉजीज, स्ट्रैटेजीज और मेथडोलॉजीज को अपनाएंगे। The future of big projects is shaped by how we adapt to change. इस चैप्टर में लेखक ये बताते हैं कि भविष्य में टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का बड़ा रोल होगा।
जब हम भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो उनमें AI, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल और बढ़ेगा। इससे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। इनोवेशन विल बी द की टू मैनेजिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली। लेखक कहते हैं कि आने वाले समय में कोलैबोरेशन और क्रॉस डिसिप्लिनरी टीम्स भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक साथ आकर काम करना ज्यादा जरूरी होगा, ताकि हर पहलू पर सही नजर रखी जा सके और बेहतर सॉल्यूशंस निकाले जा सके। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल इंपैक्ट भविष्य के प्रोजेक्ट्स का अहम हिस्सा होंगे। अब बड़ी कंपनियां और सरकारें ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली हों और समाज पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़े। सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन विल गो हैंड इन फ्यूचर बिग प्रोजेक्ट्स। लेखक ने यह भी बताया कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में रिस्क्स को बेटर तरीके से मैनेज किया जाएगा। जैसे जैसे न्यू टूल्स और डेटा सोर्सेज उपलब्ध होंगे, वैसे वैसे प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो रिस्क्स को पहले से पहचानने और उन्हें कम करने में मदद करेगी। The future of big projects will be defined by better risk management and more informed decision making. इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि हमें फ्यूचर रेडी होना होगा। जैसे जैसे दुनिया में बदलाव आएंगे, हमें अपने अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन को शामिल करना होगा, ताकि हम भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। The only way to predict the future of big projects is to shape it with innovation and adaptability. आज के वीडियो में हाउ बिग थिंग्स गेट डन की जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हमने बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालने के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की, जैसे कि जोखिम का प्रबंधन और असफलताओं से सीखना। अगर आपको यह कंटेंट उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें कोरव बुक्स पर, और ऐसे और किताबों के रिव्यू और जानकारियों के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर किताब को और गहराई से जान सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और सीखते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।